दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे दोस्तों और मन लगाकर अपने पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर हम लगातार कुछ दिनों से इंग्लिश ग्रामर के मतलब तैयारी करवा रहे हैं। उसके साथ ही साथ क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए उनके जो क्लास के जो मतलब सब्जेक्ट होते हैं उनके अनुसार ही हम यहाँ पर हम क्लास को रेगुलर मतलब बना रहे हैं। जो वीडियो होते हैं उनके क्लास से रिलेटेड सब्जेक्ट के वीडियो को हम बना रहे हैं, रोज़ लगातार प्रतिदिन बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो अभी तक हमने अगर हम इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो अभी तक हमने उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को मतलब बिल्कुल समाप्त कर दिया है। ठीक है। और भी आगे जो बचा है उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। और अभी तक अगर आप क्लास 10th है या 12th के बच्चे अगर आप अभी तक उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे तो जाकर उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है। वो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, स्पेशली क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है। तो आज का जो क्लास है दोस्तों, आज का क्लास ये क्लास मतलब क्लास 12th के लिए यानी बिहार बोर्ड जो इंटर के छात्र हो, बिहार बोर्ड इंटर के छात्र, चाहे वो आर्ट्स के छात्र हो, साइंस के छात्र हो या फिर कॉमर्स के छात्र हो, किसी भी मतलब किसी भी मतलब क्या हो, या आर्ट्स हो या फिर साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, किसी भी क्षेत्र से हो, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन बिहार इंटरमीडिएट का छात्र होना चाहिए। ठीक है। क्लास 12 तो उनको पता होना चाहिए कि हमने इससे पहले वाले जो वीडियो हमने मतलब इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी के मतलब 2 पार्ट को हमने क्लियर किया था, बातचीत और उसने कहा था। इस दोनों पार्ट को बिल्कुल इसमें से जितने ऑब्जेक्टिव निकल सकते थे हमने उसको पूरा सॉल्व किया था। और उसके बाद हमने आपको बताया भी था कि इसके बाद फिर से 2 चैप्टर को मैं क्लियर कराऊंगा। इस तरह से 2-2 चैप्टर करते करते हम पूरे मतलब हिंदी के गद्य और पदखंड दोनों को समाप्त करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना समय के गवाते हुए आज का हम यहाँ पर हमारा आ गया तीसरा चैप्टर, और इसमें आज हम लगभग तीसरा चैप्टर के लगभग 20 क्वेश्चन को देखेंगे और फिर चौथा चैप्टर के भी लगभग 20 क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है। चलिए तो इसमें पहला ये जो पहला आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर आपका लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है ये कि संपूर्ण क्रांति। ठीक है। और इस संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर का नाम, जिसका राइटर का भी आप पेपर देख सकते हैं, जिसका राइटर का नाम अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका राइटर का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। चलिए तो राइटर का भी नाम याद कर लीजिए। राइटर का नाम से भी बहुत से ऑब्जेक्टिव निकलते हैं। ठीक है। बहुत ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है, इसलिए राइटर का नाम अगर आप तक अभी ने याद नहीं किया है, अगर आप तक मतलब अगर अभी तक आपने मतलब राइटर के नाम को अगर आपने याद नहीं किया है तो पहले इसको याद कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए तो बिना समय याद है पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, मतलब ये बात। चलिए, अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। इस क्वेश्चन को पूछा भी गया था 2019 में। देखिए। ठीक है। ये किस पाठ से मतलब उदाहरण को लिया गया है, संपूर्ण क्रांति, सिपाही की मां, प्रगति और समाज और पुरस्कार है, किस पाठ से। देखिए तो हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं दोस्तों संपूर्ण क्रांति पाठ, तो संपूर्ण क्रांति पाठ से लिया गया था। ठीक है। बिल्कुल इस तरह से आप याद मत कीजिए, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है कि संपूर्ण क्रांति से इसको लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर में 2 नंबर में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है। तो अभी हमने ऊपर लिखा हुआ था संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी है। ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है। ठीक है। इसके ऊपर मैंने लिख भी दिया था इसको, तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण, इसका ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी हो जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर में बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा विवेक क्वेश्चन है, इसको 2020 में ही पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन का भी यही है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आपने पहले से आपको याद हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है। तो बिल्कुल देखिए इसको मतलब किसका दलाल कहा गया था, बिल्कुल अमेरिका का, ऑप्शन नंबर जिसका ए बिल्कुल हो जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 4 की ओर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन ऐसे तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको आप मतलब क्या कीजिए, इसको आप यहाँ पर मार्क लगा लीजिए, ट्रिपल मार्क। ये क्वेश्चन बहुत विवेक क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए जयप्रकाश नारायण के यहाँ पर बचपन का नाम था बिल्कुल बाउल। ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, बिल्कुल हो जाएगा। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। चलिए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। तो बताइए जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। देखिए तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को, 12 अक्टूबर 1903 को, या फिर 13 अक्टूबर 1904 को, या फिर 14 अक्टूबर 1905 को। तो देखिए
जयप्रकाश नारायण की यहाँ पर अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट आपका, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था इनका जन्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं फटाफट बिना समय को गवाते हुए। ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण का अगर हम निधन की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों, इनका निधन तो बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल हमारा ऑप्शन इसका हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 अक्टूबर 1979 को इनका जो हुआ था निधन हुआ था। ठीक है, 79 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जन्म, इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन की काफ़ी वीवी क्वेश्चन है। देखिए तो इनका बिल्कुल इनका जन्म जो मतलब हुआ था थोड़ा सा मतलब बड़ा है। ठीक है, सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के, ठीक है, बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। मतलब इसको याद रखें, सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिटेल्स आपको लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिताब दियारा, ठीक है, इनका जन्म स्थान याद कर लीजिए, सिताब दियारा में हुआ था। बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 8 की ओर। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। ये भी क्वेश्चन बहुत दिव्य क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी अब तक याद है पहले से तो काफ़ी आपके लिए बढ़िया बात है, लेकिन याद नहीं है तो इसको याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत दिव्य क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे थे। तो बिल्कुल देखिए जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक कहने लगे थे। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 9 की ओर। अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। तो देखिए बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने, मतलब जेपी का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने, कब किया था। तो बिल्कुल 1974 में, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर फटाफट 10 की ओर बढ़ते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतने हम क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर ले, हमारे लिए काफ़ी बेटर होगा, आपके लिए भी काफ़ी बेटर होगा। चलिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी। देखिए तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी अगर पुस्तक की बात करें तो इसको लिखा है जयप्रकाश नारायण जी ने, इसको लिखा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसको होना चाहिए दोस्तों हमारा सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 11 की ओर। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, लेकिन हालांकि यहाँ पर हमने डेट नहीं लिखा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन भी काफ़ी विवेक क्वेश्चन है। ऐसे तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सब बहुत विवेक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। देखिए जयप्रकाश नारायण को मिला था बिल्कुल मैग्सेसे सम्मान एवं भारत रत्न। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है बिल्कुल डी हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते फटाफट 12 की ओर। संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। तो जेपी ने इस मतलब गांधी मैदान में जेपी ने इस भाषण को कब दिया था। ऐसे भी आपको बता दें संपूर्ण क्रांति का एक भाषण है, इसको भी याद रखिएगा। तो बिल्कुल इसको दिए थे इन्होंने 5 जून 1974 को। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हम 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फटाफट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया दोस्तों कि किस पाठ में आया है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ठीक है, तो ये किस पाठ के अंतर्गत ये आया है। तो बिल्कुल ये जो है संपूर्ण क्रांति के पाठ को हम देख रहे थे, संपूर्ण क्रांति के पाठ में ये आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल संपूर्ण क्रांति के पाठ में आया हुआ है। बिल्कुल ऑप्शन में इसका भी होगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 में पढ़ते हैं। विद्यार्थी और राजनीति निबंध किसका लिखा हुआ है। देखिए ऐसे तो हम जो पढ़ रहे हैं ये मतलब जयप्रकाश नारायण जो की द्वारा लिखा गया हम पढ़ रहे संपूर्ण क्रांति, लेकिन देखिए ये कुछ क्वेश्चन को मतलब बहुत से स्टूडेंट इस पर कन्फ्यूज करते हैं कि विद्यार्थी और राजनीति के लेखक कौन है। तो बिल्कुल देखिए विद्यार्थी और राजनीति का लेखक आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल इसका होना चाहिए भगत सिंह। देखिए बहुत लोग इसमें बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण होगा, लेकिन नहीं, देखिए इसका होगा बिल्कुल भगत सिंह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 15 की ओर। दलवीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है। तो बिल्कुल देखिए दलवीन लोकतंत्र जो है ये होगा हमारा मार्क्सवादी और लेनिनवादी में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है इसका बी होगा बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। देखिए जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के क्रम में जेल गए।
कौन आंदोलन के गेल थे? नैसर्गिक नौसैनिक विद्रोह, बंगभंग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर छुआर आंदोलन। तो बिल्कुल इसका आपका राइट आंसर होना चाहिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, मैंने बोला था लगभग 20 क्वेश्चन, तो लगभग 20 ही है, 17 है। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? ये क्वेश्चन देखिए किस में पूछा गया था। अगर आप 23 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा रखिए कि इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट में रखिए थोड़ा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? देखिए तो जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1922 में बने थे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए ए राइट। चलिए देखिए, इससे मतलब इस पार्ट से मैंने किसी भी क्वेश्चन को आपके लिए मतलब नहीं छोड़ा कि जवाब उसका जवाब कमेंट में दीजिए। ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन मतलब पार्ट नंबर 4 में हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ दिया जाए ताकि उसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो इसी के साथ जो है हमारा ये तीसरा चैप्टर भी फिनिश हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे चौथे पार्ट की तरफ, जो आपके यहाँ पर जस्ट नीचे है। चलिए यहाँ पर हमारा आ गया पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 का नाम क्या है इसको भी देख लीजिए। नाम अर्धनारीश्वर नाम है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है दोस्तों कि आधा अंग पुरुष और आधा अंग स्त्री का होता है। ठीक है, और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, सॉरी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, किस रचनाकार की पंक्तियां है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। देखिए ये रामधारी सिंह द्वारा इसको लिखा गया है, तो बिल्कुल इसका मतलब आंसर भी क्या होना चाहिए? इसका आंसर भी बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर ही होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, मिनट थोड़ा सा बड़ा दे देता। ठीक है, इसका आंसर भी रामधारी सिंह दिनकर ही होना चाहिए। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है इसमें? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो इसमें पूछा गया 2 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लास 10 के बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी है। क्लास 12 तो है ही, क्लास 10 के लिए भी काफ़ी उपयोगी है ये, क्योंकि क्लास 10 तो दोनों में पूछा जाता है इसको। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना में कौन है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं थे। बिल्कुल इसका होना चाहिए उर्वशी, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा ए। क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, उर्वशी होना चाहिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर बढ़ता हूँ 3 की ओर। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। देखिए युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति जो है बिल्कुल इसका होना चाहिए हमारा कोई क्या होगा? कुरुक्षेत्र होगा, रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, इनमें से सभी। तो इसका तो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल कुरुक्षेत्र होना चाहिए बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ता है 4 की ओर। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर अब तक वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, हम इस तरह के मतलब इंपॉर्टेंस वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। ठीक है, तो इतना मेहनत हम करते हैं आपके लिए, आप थोड़ा सा लाइक करना आपको भी बनता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर प्रथम 4 की ओर क्या बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या का संबंध? इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को भी बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में। ठीक है, एक बार देख सकते हैं आप। देखिए तो अर्धनारीश्वर जो है ना बिल्कुल दोस्तों इसको आप याद रखना चाहिए। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारीश्वर जो है एक निबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका ये होगा, बिल्कुल हो जाएगा हमारा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताए। तो क्वेश्चन अभी ऊपर ही हम आपको इसको नाम बताए थे, क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली गुप्त, समुद्रगुप्त या फिर जगदीश चंद्र महतो। तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए, देखते आपको ये क्वेश्चन का जवाब याद है कि नहीं। ठीक है, याद से इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? देखिए रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था दोस्तों 23 सितंबर 1908 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बिल्कुल बी होगा हमारा राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अगले 7 नंबर की ओर। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के निधन की अगर हम बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन बिल्कुल 24 अप्रैल 1974 को इसका राइट आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका हो जाएगा हमारा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की ओर। ठीक है,
देखो देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लगातार देखते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग भी लग रहा होगा, पढ़ाई में थोड़ा सा इस तरह का मतलब माहौल क्रिएट कीजिए ताकि मतलब पढ़ाई में आनंद आए, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, बोरिंग लगे फिर भी मतलब आपकी मजबूरी है, एग्ज़ाम है तो आपको देखना तो पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8, रामधारी सिद्धेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन काफ़ी वीक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन को भी मतलब याद कर लीजिएगा, काफ़ी वीक क्वेश्चन है। तो रामधारी सिद्धेश्वर का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिल्कुल देखिए रामधारी सिद्धेश्वर का जन्म, ठीक है, ये मतलब सिमरिया बेगूसराय बिहार में इनका जन्म हुआ था, सिमरिया, ठीक है। बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गाँव, सिमरिया में इनका क्या होता जन्म होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो इसका डी हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम अगले 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस गद्य पुस्तक पर। अर्धनारीश्वर, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृति के 4 अध्याय या दिनकर की डायरी। देखिए इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संस्कृति के 4 अध्याय, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल हो जाएगा राइट। चलिए फटाफट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत विवेक क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन को आपको मतलब जानकारी भी रखनी चाहिए, ठीक है। तो देखो तो दिनकर को मिला था बिल्कुल यहाँ पर पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री मिला था या फिर पद्म मिला था। तो बिल्कुल देखिए दिनकर जी को मिला था पद्म भूषण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिसका होना चाहिए हमारा ए, बिल्कुल हो जाएगा हमारा राइट, पद्म भूषण मिला था, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं पर 11 नंबर की ओर में क्या बोला जा रहा है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। देखिए दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था, ओजोन गुण या फिर मसृणता या फिर पौरुष या फिर प्रभावपूर्ण वाग्मीता। तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ये मसृणता होना चाहिए, बिल्कुल ये गुण जो था उनकी कविता में नहीं था। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर, ठीक है। 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, दिनकर किस युग के कवि थे। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, हालांकि यहाँ पर हमने डेट तो नहीं लिखा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप VVI रखिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है काफ़ी VVI क्वेश्चन है, टारगेट इस साल इसको पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा कि दिनकर किस युग के कवि थे। तो बिल्कुल दिनकर जी से इस क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना। ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ये वाला छायावादोत्तर युग, बिल्कुल छायावादोत्तर युग इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। क्या बोला जा रहा है, कामिनी तो अपने साथ डॉट डॉट की शांति लाती है, खाली जगह को भरे। तो देखिए कामिनी तो अपने साथ विश्रामिनी, गामिनी, यामिनी या फिर शायनी। देखिए तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा हमारे यामिनी की शांति, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल हमारा हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 14 नंबर की ओर। देखिए जिस पुरुष में नारीत्व तो नहीं है, मतलब देखिए जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं है वह क्या है, संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा या फिर अर्धपूर्ण है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो आपको होना चाहिए क्या है, वो अपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है ये हो जाएगा बिल्कुल अपूर्ण है, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो क्या होगा यहाँ पर बी वाला हो जाएगा राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम यहाँ पर 15 की ओर। क्या बोला जा रहा है, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है। अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है, आधी नारी, पूरी नारी, आधा पुरुष, क्या है। देखिए अर्धनारीश्वर का अगर हम सही अर्थ की बात करें तो अर्धनारीश्वर का मतलब ये दोनों होता है, ये दोनों, ठीक है। ये दोनों आधी नारी आधा पुरुष, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो दिया नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या बोला जा रहा है पता चल जाएगा अपने आप। देखिए अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का है। देखिए ये बात हम बोले थे, लेकिन क्या है अर्धनारीश्वर क्या है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल आपका होना चाहिए राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 16 नंबर की ओर। 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं है, यह पंक्ति की शीर्षक की पाठ से ली गई है। क्वेश्चन भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट में लीजिए। हम जिस पाठ का पढ़ रहे वही इसी का हो सकता है या फिर आप सोच सकते हैं। देखिए 2021 में पूछा गया है और जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है 2023 के बच्चों के लिए काफ़ी उपयोगी है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। देखते हैं आप लोगों का मतलब कितने लोगों का मतलब जवाब आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ठीक है। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अपने और भी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को मतलब देखकर वो भी मतलब अपनी तैयारी को थोड़ा बेहतर कर सके, ठीक है। तो चलिए
मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।